मेरे प्यारे छात्रों, मैं अनुरागी सर करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये जो मैं बायोलॉजी का मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ, जिसमें कि मैंने साइटोलॉजी की शुरुआत की है। और साइटोलॉजी में हम लोग जो है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से कि पहले दो स्लाइड में हमने जो है सेल के बाउंड्री वाल के बारे में पहले स्लाइड में मैंने पढ़ा भाई। दूसरी स्लाइड में हमने जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के कार्य के बारे में स्टडी किया। और ये जो हमारा तीसरा स्लाइड है, यह सेल के अंदर पाए जाने वाले जो मेन सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ भाई। सेल के का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल जो है कहा जाता है भाई। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम हमारा सेल करता है। चलें देखें सेल का आकार प्रकार कैसा होता है। तो भाई ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मैंने यहाँ पर जो है फिगर आपको दिखाने का प्रयास किया है भाई। न्यूक्लियस में जो सबसे जो है पहले बाउंड्री वाल जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, या इसी को जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसी को जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप लिखे हैं, इसको जो है हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहेंगे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है भाई, और इसमें जो है बीच बीच में जो है पोर्स पाए जाते हैं, और ये पोर्स जो है कहलाता है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही मटेरियल जो है इन और आउट जो है होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। इसमें जो है जो सेंट्रली प्लेस्ड, सेंटर वाले भाग में देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो है ये पाया जाता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो देख रहे हैं भाई, ये लिक्विड लाइक मटेरियल जो दिखाया गया है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसके अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियोलस, जो कि पीला वाला भाग जो दिखाया गया है, ये न्यूक्लियोलस है। इसी में इस न्यूक्लियोप्लाज्म वाले भाग में ये क्रोमेटिन नेटवर्क पाए जाते हैं। एक उलझा हुआ धागा अनुमा रचना, इस तरह से ये क्रोमेटिन नेटवर्क होता है भाई। ये क्रोमेटिन नेटवर्क, और क्रोमेटिन नेटवर्क पर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, और ये जो है जेनेटिक जो है यूनिट होता है भाई। जीन इज द यूनिट ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर की इकाई होता है। तो चलें हम लोग जो है एक एक करके जो है इसके यूनिट्स के बारे में भी चर्चा करें। तो चलें नेक्स्ट जो हमारा जो है ये देखो भाई, ये न्यूक्लियस के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि न्यूक्लियस में जो है किसी भी सेल के अंदर जो है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंट्रोल में ये जो सारा एक्टिविटीज़ होता है भाई। यानी मैंने कहा कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के अंदर, उसको जो है रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियस करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को हमने ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल, या डायरेक्टर ऑफ द सेल ये कहा जाता है। सब उपनाम है न्यूक्लियस का, है ना। जिससे कि जो है हम लोगों ने जो है इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं भाई। जैसा कि ब्रेन ऑफ द सेल हमने कहा, इसको कंट्रोलिंग सेंटर कहा, हार्ट कहा, डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा। ठीक है भाई। न्यूक्लियस के बारे में आप ये जानिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बनता है भाई कि क्या सभी सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो भाई कुछ एक्सेप्शन है। ऐसे नॉर्मली तो सेल में न्यूक्लियस पाया ही पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो मैमेलियन आरबीसी होते हैं, स्तनधारी के जो
आरबीसी होते हैं उसमें जो है आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। थोड़ा सा आरबीसी के बारे में अगर आपको बताऊं तो मेमेलियन आरबीसी जो होते हैं इसका जो आकार होता है वो बाइकॉन्केव होता है, दोनों तरफ से इस प्रकार से धंसा हुआ ये बाइकॉन्केव होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। ऐसे कहा जाता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना, जबकि फॉर्मेशन होता है हमारे आरबीसी का, उस समय इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब ये आरबीसी ब्लड स्ट्रीम में आता है तो इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो डिजनरेट कर जाता है भाई। तो याद रखना है, चूंकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी अपवादों का विज्ञान कहलाता है भाई, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मेमेलियन आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार से फ्लोएम के जो सीव ट्यूब होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो ये दो जो एक्सेप्शन हमेशा ध्यान में रखना भाई कि मेमेलियन आरबीसी और जो फ्लोएम के जो सीव ट्यूब होते हैं इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर जान लिया जाए कि मेमेलियन आरबीसी में मैंने बताया कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है भाई, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे हमारा कैमल है और लामा है। ऊंट में क्या अगर आरबीसी को देखा जाए भाई, ऊंट का आरबीसी जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है, इस प्रकार से उभरा हुआ होता है और बीच में जो है न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये एक्सेप्शन हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है भाई, तो आप बताओगे ऊंट या कैमल एंड लामा जो ऐसे स्तनधारी हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक जो है ये पाया जाता है। और शेप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शेप जो है इसका जो होगा वो ओवल शेप होगा, ये बाइकॉन्केव होगा। मेरे आरबीसी का जो शेप बाइकॉन्केव होता है, लेकिन यहाँ पर कैमल का जो आरबीसी होगा वो ओवल शेप होगा, जिसमें कि देखिए ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है उपस्थित होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के खोजकर्ता जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन हैं, तो याद रखना है कि न्यूक्लियस के खोजकर्ता हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं। उसके बाद जो है देखा जाए भाई कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके डेवलपमेंट के आधार पर सेल को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है भाई, है ना। और यहां पर आप देखिए, एक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है भाई प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है नॉट वेल डेवलप्ड, यानी ऐसा सेल जो कि पूर्ण डेवलप्ड ना हो। पूर्ण डेवलप नहीं होने का क्या मकसद हुआ भाई, और न्यूक्लियस के आधार पर इसलिए हमने इसको जो डिवाइड किया है कि आप यहाँ पर देखिए यू का मतलब होता है एडवांस। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ का जो ये न्यूक्लियस है ये वेल डेवलप्ड है, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ये सारा चीज़ है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है हमारा यूकैरियोटिक सेल में है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा ये न्यूक्लियस जो वेल डेवलप नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव है, और साथ ही साथ जो है इसीलिए इसको जो है न्यूक्लियस ना कहा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं भाई। तो पहला जो अगर हम डिफरेंस की भी बात अगर करेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल में कि न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो जो प्रिमिटिव होगा, नॉट वेल डेवलप्ड होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो क्या होगा, अभाव होगा भाई। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जितनी भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कुछ भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में भाई। जैसे लेकिन हमारे जो यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें, देखिए डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जैसे हमारा लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। उसके बाद जो है ये सारे जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं
ये हमारे जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो दूसरी बात हम लोग ये जान गए कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं भाई राइबोसोम। आप देख रहे हो भाई कि राइबोसोम जो है ये दोनों जगह पाया जा रहा है। यहाँ पर भी राइबोसोम पाया जा रहा है और यहाँ पर भी राइबोसोम पाया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है राइबोसोम, ये वाली बात राइबोसोम है। तो दोनों राइबोसोम में क्या अंतर है, जरा सा उसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ भाई। तो ये जो राइबोसोम जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझिए प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के जब राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं भाई। और ये जो राइबोसोम होता है इसका 2 सब यूनिट होता है, एक होता है हमारा स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। तो 70S का जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है हमारा 30S और लार्ज सब यूनिट होता है हमारा 50S। अब सवाल ये है भाई ये 30S और 50S मिल करके आपका 70S कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो लग रहा है जैसे कि मैथ का धज्जी उड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ पर जो है राइबोसोम जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं भाई। ये जो है राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है और ये इसका जो है लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया 30S और ये हो गया हमारा 50S। और यहाँ पर भाई ओवरलैपिंग के दौरान इस प्रकार से यहाँ पर जो है 10S जो होते हैं ओवरलैप्ड हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है हमारा 70S। आई बात समझ में भाई? अगर 80S की बात करें तो 80S में भी होता है भाई, इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, एक होगा हमारा जो है 40S और दूसरा होगा 60S। बहुत बार का ये पूछा हुआ क्वेश्चन बनता है भाई कि दे देगा आपसे कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम के 2 सब यूनिट बताओ, और चॉइस में आपको फंसाने के लिए सबसे देगा पहले 30S, 40S, 20S, 50S, यानी जोड़ करके आप 70 पुराइए। लेकिन ध्यान रखना है भाई इसमें 10S का ओवरलैपिंग होता है, इसलिए इसका जो सब यूनिट होगा वो 30S और 50S होगा। और यहाँ पर 20S का ओवरलैपिंग होता है, इसलिए इसका 40 और 60S होगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, राइबोसोम की तो बात खत्म हो गई भाई। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखें कि यहाँ पर जो है जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म वाले भाग में। ये साइटोप्लाज्म दिखा रहा है भाई, यहाँ पर जो है सर्कुलर डीएनए होता है। इस प्रकार से जो है ये डीएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है भाई। और अगर हम यहाँ पर की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है ये पाया जाता है डबल हेलिकल। इस प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये भी एक प्रकार का जो है आपका डिफरेंस हो जाता है भाई कि इसका जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होगा वो डबल हेलिकल होगा। तो ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर बताया। जरा सा नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको जो है डिफरेंस जो है भी जो है बताया है भाई, जरा सा उसको जो है आप देख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ मैंने बताया है उसको हम यहाँ पर जो है थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ऐसा मैंने बताया आपको। इसमें जो न्यूक्लियस था वेल डेवलप्ड था भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोलस था, स्पष्ट था यहाँ पर। इसलिए दूसरी बात हमने कहा भाई, यहाँ पर वही देखने में लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। देखो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स,
आर एब्सेंट। डबल क्या कौन था भाई? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। डीएनए के बारे में मैंने अभी तुरंत आपको समझाया कि डीएनए जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म वाले भाग में पाए जाते हैं। इधर मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होता है आपका डबल हेलिकल होता है भाई, ये बात हमने बताया आपको। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया कि देखो राइबोसोम जो होता है इसमें 70s प्रकार का होता है। इसके 2 सब यूनिट होते हैं, है ना, 30s और 50s, है ना। तो यहाँ पर जो है 2 सब यूनिट हो गया भाई, और यहाँ पर राइबोसोम भी हमने कहा था 80s होता है, 40 और 60s। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 10s का ओवरलैपिंग होता है, इसके कारण जो है आपका जो है 30 और 50 मिलके 70 होता है। यहाँ पर जो है हमारा 20s का ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण जो है 40 और 60 मिलकर के हमारा जो है 80 होता है। अब चले देखें भाई माइटो जहाँ पर जो है हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें मैंने कहा कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। जबकि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और लिविंग बींग्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो हमारा रेस्पिरेशन है। तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया जब होगी भाई, तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, हमने बताया था आपको पिछले स्लाइड में कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, वहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टरनेट काम करने वाला होता है मेसोजोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोजोम्स जो होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया करता है भाई, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया करता है। एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया। इसके अलावा इसमें जो है बैक्टीरियोफेज भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा जो है बैक्टीरियोफेज, साथ ही साथ इसमें हम माइकोप्लाज्मा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम इस दोनों के बारे में आपको बताना चाहते हैं भाई। ये बैक्टीरियोफेज, ध्यान से सुनिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई कि जो बैक्टीरियोफेज है ये पाया जाता है गंगा जी के जल में, और गंगा जी के जल में जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और इसका काम है ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है भाई। इसीलिए हम गंगा के जल को अगर बहुत दिनों तक बॉटल में स्टोर करके भी रखते हैं तो उसमें जो कीड़े मकोड़े नहीं लगते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई, और यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र माना जाता है भाई। और ऐसी मान्यता है कि अगर ऊपर जाते जाते अगर गंगा जल का 2-4 बूंद भी अगर अंदर चला जाए तो डायरेक्ट स्वर्ग की सीढ़ी लगती है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। तो चलें भाई, दूसरी बात हमने कहा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप जान लीजिए कि माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है भाई, ये सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, जिसको कि PPLO के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये माइकोप्लाज्मा है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा मतलब ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा है। और ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स की बात अगर की जाए भाई, तो हमने यहाँ पर लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
विजिबल थ्रू नेकेड आई, नंगी आंख से दिखाई पड़ने वाले सभी जीव जंतु जितने हम अभी देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हाथी, घोड़ा, पेड़, पौधा, जो भी आंख से दिखाई पड़ता है मनुष्य, ये सभी जो है यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है भाई। हमने कहा कि माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तब तो ये भी दिखाई पड़ जाएगा भाई, नंगी आंख से, है ना, नेकेड आई से जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो सारे जो है यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। चले भाई, ये तो हमने आपको दिखाया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के आधार पर हमने सेल को जो है 2 वर्गों में बांटा। लेकिन जो है अब जो है हम आपको जरा सा ये बताना चाहेंगे कि जो है स्ट्रक्चर के आधार पर, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम लोग जो है सेल को जो है 2 वर्गों में बांटते हैं। प्लांट सेल द्वारा प्लांट बॉडी का निर्माण, प्लांट सेल से क्या बनता है भाई, प्लांट बॉडी का निर्माण होता है, और एनिमल सेल के द्वारा एनिमल बॉडी का निर्माण होता है। एनिमल सेल क्या बनाते हैं भाई, एनिमल सेल द्वारा एनिमल बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ पर जो फिगर हमने लाया है इसमें आप जो है क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि वह कौन सा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, या रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। जरा गौर से हम इस स्ट्रक्चर को देखें और जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं उस पर आप गौर करें। सबसे पहली बात हमने बताया था कि प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है भाई, देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल किस चीज का बना होता है भाई, ये सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। और हमारे एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख लीजिए, ये सबसे बाहरी आवरण है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या है, सेल वॉल है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया भाई। दूसरा डिफरेंस देखो कि ये जो प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ा है ना लार्ज वैक्यूल जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है ना, ये पाया जाता है भाई किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये पाया जाता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल अब्सेंट होता है या माइन्यूटली प्रेजेंट होता है, नहीं के बराबर होगा या तो होगा ही नहीं। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट अब्सेंट इन एनिमल सेल। तीसरी बात अगर हम लोग देखें भाई कि प्लांट सेल का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में पाया जाता है भाई, और उसी क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और इसी के कारण जो है प्लांट जो है हरे रंग के होते हैं भाई, ग्रीनिश कलर के होते हैं। क्या हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा होता है। अगर हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता हम भी हरे हरे होते, ना कोई काला होता ना कोई गोरा होता। हमारे अंदर जो है ये जो कलर होता है भाई, ये कलर जो है पिगमेंट, कलर को लाने वाला जो पिगमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं मेलानिन, और मेलानिन के कारण जो है मनुष्य का कलर जो है काला और गोरा होता है भाई। जिसमें मेलानिन की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा डार्क होता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो उतना ही ज़्यादा फेयर होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये जो कलरिंग पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि पाया जाता है क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है भाई, ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, और जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। जबकि क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है प्लांट का रंग जो है वो हरा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन भाई मैंने कहा था कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी अपवादों का विज्ञान है भाई। थोड़ा सा एक अपवाद हमारे पास और यहाँ पर आता है, आपने सुना होगा यूग्लिना।
मैंने बताया भी था आपको, क्लासिफिकेशन में बताया था, प्रोटोजोआ के अंदर आने वाला जीव है यूग्लिना। और यूग्लिना का मैंने फिगर भी आपको दिखाया था, उसका बॉडी ग्रीन कलर का था भाई। यूग्लिना जंतु होते हुए भी उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो भाई ये ध्यान रखना है कि यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। उसके बाद देखो, है ना, एनिमल सेल में एक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, सेंट्रियोल्स, है ना। ये जो सेंट्रियोल्स है ना, और यानी सेंट्रोसोम कह सकते हो, है ना। ये सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ पाया जाता है एनिमल सेल में, और सेंट्रोसोम में ही सेंट्रियोल्स और एस्ट्रल रे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो है डिफरेंस ये भी हो गया भाई कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। जो बात मैंने आपको बताया अभी भाई, चलें हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में उसको जो है हमने जो है लिख दिया है ना, उसको जो है जरा सा एक बार पढ़ लिया जाए और क्लियर किया जाए। देखिए भाई यहाँ पर एनिमल प्लांट सेल और एनिमल सेल है। अब देखो यहाँ पर कि प्लांट सेल प्रोड्यूस प्लांट बॉडी, मैंने लिखा ना, प्लांट सेल के द्वारा प्लांट बॉडी का निर्माण होता है और एनिमल सेल के द्वारा एनिमल बॉडी का निर्माण होता है। इसका मैंने बताया था आपको कि अभी तुरंत जैसे बताया कि भाई प्लांट सेल का जो बाहरी आवरण होता है वो सेल वाल होता है, जबकि इसका बाहरी आवरण जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हमने ये भी कहा कि देखो मैंने तुरंत बताया था भाई आपको कि लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। उसी प्रकार से मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी कहा कि क्लोरोप्लास्ट है वो अब्सेंट होता है हमारे जो है एनिमल सेल में, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी बताया आपको। अभी एक्सेप्शन बताया था ना भाई, क्या? यूग्लिना। यूग्लिना जो है एक ऐसा एक्सेप्शन यूग्लिना 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 याद रखिएगा, है ना। यूग्लिना जो है एक्सेप्शन है जिसमें कि जंतु होते भी इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट पाया ही जाता है भाई। दूसरी बात जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है। तो याद रखना है प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि एनिमल सेल में ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है भाई, है ना। तो इस प्रकार से ये हमने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंस के बारे में आपको बताया भाई। चलें आगे हम लोग देखते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा जो है पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। तो भाई यहाँ पर जो है जरा सा हम लोग देखें कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे देखो यहाँ पर जो है 3 चीज़ मैंने बताया था। पहला मान लीजिए कि ये जैसे मान लिया जाए कि ये न्यूक्लियस हुआ, तो न्यूक्लियस का जो है ये बाउंड्री वाल हुआ जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है भाई न्यूक्लियोलस। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो है जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज करता है हमारे फोंटाना साहब। ध्यान रखना, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस, तो याद रखेंगे फोंटेना। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। और न्यूक्लियोलस का पता किसने लगाया? फोंटेना साहब ने लगाया। इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो है पाया जाता है भाई आरएनए,
10%, 85% प्रोटीन और 5% डीएनए। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसी न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है भाई। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड सम स्पेसिफिक प्रोटीन। इस न्यूक्लियोलस का जो काम होता है राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना, और ये राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है भाई, है ना। और विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना भी जो है इसी जो है न्यूक्लियोलस का काम होता है भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अब नेक्स्ट स्लाइड में जरा सा देखते हैं। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस में जो है नेक्स्ट मैंने बताया था आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, जो मतलब जो है लिक्विड है वो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क में ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और भाई क्रोमोसोम के बारे में आप जानते हो कि क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम हमारा क्रोमोसोम करता है ना। तो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है जीन, और जीन के ऊपर जीन इज द यूनिट ऑफ कैरेक्टर। तो क्रोमोसोम ही का ही काम होता है कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है ये भी, और कैरेक्टर को जो है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ले जाने का काम करता है। मेरे अंदर मेरे माँ पिताजी का गुण आया, वो किसने लाया? इसी क्रोमोसोम ने लाया। क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है जीन, और उसी जीन के द्वारा है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जो है ट्रांसफर होता है भाई। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इस 23 पेयर क्रोमोसोम में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं भाई। एक होता है ऑटोसोम्स, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले हम क्रोमोसोम के बारे में और विशेष बात आपको बताएं। क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं भाई, तो क्रोमोसोम में जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। और जो जहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम को जो है डिवाइड कर दिया गया भाई, अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है ना। तो चले जो है हम लोग जरा सा देखें आगे। पहले क्रोमोसोम्स के बारे में जान लें भाई। क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने कहा कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो है ये 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य के सेल में। और 46 क्रोमोसोम में से मैंने कहा दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोसोम्स, और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम किसको कहते हैं भाई? ऐसा क्रोमोसोम जो कि मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, और जो कॉमन कैरेक्टर को लाने का काम करता है वो कहलाता है हमारा ऑटोसोम्स। जैसे मान लो कि किसी मनुष्य का मेल का नाक हो या फीमेल का नाक हो, है ना, उसका मतलब जो हाथ पैर, मतलब जो माउथ टीथ टंग, या मतलब जो उसका लीवर पेनक्रियाज किडनी, ये सब जो भी अंग हैं, इस सारे अंग को बनाने का काम वो हमारा ऑटोसोम्स का होता है भाई। जबकि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कराना, मेल को मेल में मेल सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करना, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करना, उसके यूनिट को बनाना, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना, ये सारे जो होते हैं ये काम से हमारा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। यानी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कराना सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है। तो दो प्रकार के, यानी मैंने यहाँ लिखा है ना, ऑटोसोम्स है कॉमन इन मेल एंड फीमेल, ये मेल फीमेल दोनों में कॉमन होता है। जैसे 46 क्रोमोसोम जो होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स जो होता है ये ऑटोसोम्स होता है भाई, जो कि कॉमन होता है। और मात्र 1 पेयर जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कराने का काम करता है। सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो होता है भाई ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम होते हैं, ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम होते हैं। और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ये मेल रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के टर्म में अगर हम मेल या फीमेल को दर्शाना चाहें, दिखाना चाहें,
तो देखो मेल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजी में वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल को जो है हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल में मैंने कहा कि ऑटोजोम्स मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है भाई, तो 22 पेयर्स का मतलब 44 जो है ये दोनों में कॉमन होगा। लेकिन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की बात जब हम करेंगे तो 1 पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो मेल में जो है एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल में दोनों जो है एक्स क्रोमोसोम होगा भाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेल को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को जो है एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्रोमोजोमल रिप्रेजेंटेशन है मेल और फीमेल का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताओ भाई मेल का क्रोमोजोमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बोलेंगे एक्स वाई, फीमेल का क्या होगा एक्स एक्स। तो इस प्रकार से जो है ये क्रोमोजोम के बारे में हमने देखा भाई। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है भाई। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि इसे माँ और पिताजी के मिलने से जो बच्चे का फॉर्मेशन होता है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है जरा हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो चलें भाई देखें नेक्स्ट स्लाइड में। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स का निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है भाई वो मेल और फीमेल के ही मिलने से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए फादर है और मदर है। फादर को मेल को हमने क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था, तो 44 प्लस XY, यानी यहाँ पर जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 46 हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है भाई कि मेल जो है फादर के जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये क्या है, ये है रिप्रोडक्टिव सेल, ये रिप्रोडक्टिव सेल है। और रिप्रोडक्टिव सेल में जब डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस सेल डिवीजन क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है ना, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर 46 को अगर हम 2n लिखें तो जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा भाई तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा n, और n जो होगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और ये मेल गैमिट का निर्माण करेगा। जब रिप्रोडक्टिव सेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सेल में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो मेल गैमिट का निर्माण होता है और ये मेल गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब ये क्रोमोसोम ये जो आपका जो बना, यानी जो मेल गैमिट हो गया, वो गैमिट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं भाई। इसको कहा जाता है हैप्लॉइड। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, हैप्लॉइड होते हैं, डायप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं। तो याद रखना भाई कि मेल गैमेट जो होते हैं या फीमेल गैमेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर ये इसको हम लोग कहा जाता है, मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। तो ये जो है हैप्लॉइड हो जाएगा। जब यहाँ पर बंटवारा होगा भाई तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जब इसका डिवीजन होगा, जब आधा आधा बटेगा तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक में हो जाएगा क्या 22 सेपरेट होगा और यहाँ पर एक X हो जाएगा और एक Y हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 23 क्रोमोसोम जो हुआ जिसमें कि एक X हो गया एक Y हो गया, यानी एक ऐसा स्पर्म बना जो कि X क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म बना और दूसरा क्या बना, Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म बना। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, देखो ये X क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म है, ये Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म है। अब देखो मदर की तरफ आ जाओ भाई, इधर भी जो है ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसमें जब मियोसिस होगा, इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा फीमेल गैमिट का निर्माण होगा। यहाँ पर भी क्या बना, फीमेल गैमिट बना। और फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट को जो है बोलते हैं ओवम।
तो यहाँ पर जो ओवम बनेगा भाई, आप देख लीजिए, यहाँ पर जब डिवीजन होगा इस तरह से दो भागों में बटेगा, तो यहाँ 44 का यहाँ 20 करोगे, यहाँ पर भी 20 होगा, ये x, यहाँ पर भी क्या x। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल के द्वारा जो ओवम बनाया जाता है वो एक ही प्रकार का बनता है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ओवम जो मदर की तरफ से बना उसमें क्या है? एक्स क्रोमोसोम है। अब इस एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को दो संभावनाएं हो सकती हैं। अगर ये एक्स क्रोमोसोम वाला इसको अगर फर्टिलाइज करेगा भाई, तो एक्स एक्स हो जाएगा और ये क्या होगा? ये डॉटर हो जाएगी। और यदि इस ओवम को वाई क्रोमोसोम वाला अगर फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई होगा, जो कि सन होगा, मेल होगा, और ये डॉटर होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का जो सेक्स होता है उसके लिए 100% जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई? फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हमारे समाज में प्रताड़ना की शिकार महिलाएं होती हैं। जैसे मान लो कि किसी बच्चे की शादी हुई और अगर उसे जो है 2 4 5 जो है लड़की हो गई भाई, तो सीधा ये कहा जाता है कि बेटा दूसर शादी क्या ले, हो सकता है कि कहीं उसमें जो है आपको लड़का हो जाए। कितनी गलत धारणाएं हैं भाई। कोई भी लड़की आएगी तो वो एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को ही न बनाएगी भाई, है ना। तो हम लड़की से वाई क्रोमोसोम की अगर कामना कर रहे हैं तो आएगी नहीं, आएगा तब ना ऐसा होगा। इसलिए बिल्कुल जो है गलत धारणाएं हैं, प्रताड़ना की शिकार जो है महिलाओं को नहीं होना चाहिए, है ना। ये डिपेंड करता है लड़के पर कि वो एक्स क्रोमोसोम के द्वारा, उसके एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है या वाई क्रोमोसोम द्वारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ भी कह दूँ कि ये लड़के के भी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं होती भाई। लड़का जब एक बार अपने सीमेन को इजेक्ट करता है उसमें लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं, और कौन सा स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेगा? ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया है। इसमें लड़का क्या करेगा भाई? ऐसा नहीं कि मेरे दोनों पॉकेट में अलग अलग प्रकार के स्पर्म हैं, किसी ने कहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, बस मैंने दायां वाले पॉकेट से स्पर्म निकाला और उसको जो है मैंने कहा लो पुत्रवती भवा, और बायां वाले से निकाल के मैंने कहा कि लो पुत्रीवती भवा। ऐसी बात नहीं है, ये ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि ये बाय चांस है होने वाली क्रियाएं होती है भाई। इसीलिए जो है इसके लिए बच्चे का सेक्स क्या होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो परमपिता परमेश्वर हैं। बहुत ऐसे कपल इस धरती पर हैं जिसमें न तो लड़की में कोई दोष है न लड़के में कोई दोष है, फिर भी जो शादी के जो बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, एक भी संतान नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहा जाए? ये कहा जाए कि ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं हो रही है ना। कहीं कहीं पर जो भाई जहाँ हमारा साइंस स्टॉप होता है तो वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, इस बात को मानना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखें, है ना। तो ये आपने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि सेक्स ऑफ चाइल्ड 100% डिपेंड्स अपॉन फादर। बच्चे का जो सेक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? पिता पर डिपेंड करता है। चलें भाई आगे हम लोग जो आगे देखें। ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद जो है हम लोग जो है मैंने कहा कि क्रोमोसोम का जो बीच में जो आपको दिखाया गया है इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, और इस सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पर ही क्रोमोसोम को जो है 4 वर्गों में बांटा गया भाई। आप देख रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर जो है बिल्कुल शीर्ष पर अगर सेंट्रोमेयर अगर होगा भाई उसको बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। अगर मान लिया जाए शीर्ष से थोड़ा सा जस्ट नीचे अगर सेंट्रोमेयर होगा उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अगर मान लिया जाए कि लगभग जो है दोनों आर्म्स जो है अगर इक्वल होगा इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, और जब इक्वल दोनों का आर्म होगा तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक।
तो कभी कभी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसी का कि भाई अगर पूछ दिया जाए सेंट्रोमेयर जो अगर बीच में है तो बताए किस प्रकार का वो जो है आपका क्रोमोसोम होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं भाई, इस क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ही पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से इस टेबल को समझिएगा। क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड जो बने हुए होते हैं ये न्यूक्लियोसाइड, ये जो बना होता है भाई, ये जो बना होता है ये न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है भाई। तो कभी कभी जो है ये क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन सा कथन सही है, और देगा न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, या फॉस्फेट बराबर दे देगा न्यूक्लियोटाइड माइनस न्यूक्लियोसाइड। इसको उस पार उसको इस पार करके जो है ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान ये रखिएगा भाई कि न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के मिलने से बना होता है, और ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिल करके बनाता है न्यूक्लियोसाइड। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया। यहाँ पर हमने दिखाया है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन चीज के मिलने से बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया हमारा शुगर, ये हो गया हमारा फॉस्फेट। अब देखो ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्यूरीन और दूसरा होता है पायरीमिडीन। प्यूरीन जो होता है भाई वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। प्यूरीन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि एक जो होता है हमारा हेक्सागोनल होता है और दूसरा जो होता है वो पेंटागोनल होता है। दूसरा जो होगा वो पेंटागोनल होता है। इस प्रकार से प्यूरीन होते हैं, और पायरीमिडीन जो होता है ये जो है ये हेक्सागोनल रिंग होते हैं इस प्रकार से। तो दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है हमारा प्यूरीन और दूसरा होता है पायरीमिडीन। प्यूरीन दो तरह के होते हैं, एक होता है एडेनिन जिसको कि हम लोग ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन होता है जिसको हम लोग जी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, थायमिन। पायरीमिडीन जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक होगा थायमिन जिसको टी से रिप्रेजेंट करना भाई, साइटोसिन जिसको कि हम लोग जो है सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूरासिल जिसको कि यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और शुगर के पर चलाइए कि जिसमें जो है हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें जो शुगर होते हैं दो तरह के शुगर होते हैं, एक होता है राइबोज शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होते हैं भाई ये जो शुगर होता है ये पेंटोज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होता है वो किस प्रकार का शुगर होता है भाई, तो बताएंगे पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर ऐसे शुगर को कहते हैं जिसमें कि कार्बन की संख्या क्या हो, 5 हो। और आप जानते हो कि शुगर का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH2ON। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अगर n का मान 5 रखोगे भाई तो C5H10O5 हो जाएगा। तो ये आपने लिखा है देखो C5H10O5, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोज। ये है राइबोज शुगर। और यहां पर देखो ये डीऑक्सी राइबोज, जरा समझना भाई, डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब रिमूवल, मतलब हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर से हम एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो बनेगा हमारा
डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो याद रखना, और इसी शुगर के आधार पर जो है न्यूक्लिक एसिड को दो वर्गों में बांटा गया, एक है हमारा आरएनए, दूसरा है डीएनए। आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी इसमें राइबोज शुगर हो जाएगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। भाई फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट जो है पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम होगा भाई H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड हुआ। तो इस प्रकार से एक बार फिर से मैं आपको यहां पर क्या देना चाहूंगा, क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज, नाइट्रोस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोस बेस दो तरह का, प्यूरिन, पैरिमिडिन। प्यूरिन जो हो गया वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया, पैरिमिडिन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसी में जो है प्यूरिन हो गया दो तरह का, एडेनिन, गुआनिन, पैरिमिडिन हो गया थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। शुगर जो है पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज प्रकार का, इसमें कि 5 कार्बन्स होते हैं और ये दो तरह के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज से जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, या ऑक्सीजन का एक एटम जब बाहर निकलता है भाई, तो बनता है हमारा डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C5H10O4, एक निकल रहा है 5 से 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, जिसे रेड कलर से हमने दिखाने का प्रयास किया है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का, है ना। फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है के रूप में पाया जाता है हमारा फॉस्फेट। तो भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे हम लोग जो है देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शुगर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक हमारा जो आरएनए है और दूसरा जो हमारा डीएनए है ना। इसके बारे में हम आपको जो है डिटेल से जरा सा डिफरेंस करेंगे कि कैसे जो है डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलें भाई यहाँ पर आ जाएं। चूंकि हमारा जो ये कैरेक्टर है, चूंकि दोनों हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए और आरएनए दोनों में जो है हमारे ये सब नाइट्रोस बेस, शुगर और फॉस्फेट पाए जाएंगे। तो जरा सा हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम नाइट्रोजनस बेस को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान देना भाई कि यहाँ पर देखिए प्यूरिन जो है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं प्यूरिन का, यहाँ पर भी एडेनिन और गुआनिन है, यहाँ पर भी एडेनिन और गुआनिन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, है ना, अगर कहा जाए उसमें जो प्यूरिन जो होता है वो दोनों में क्या होगा, समान होगा। लेकिन पैरिमिडिन में जो है हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि यहाँ पर देखो थायमीन होगा जिसमें स्टार लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो यूरासिल होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिन डीएनए एंड आरएनए बोथ आर सिमिलर। प्यूरिन के सेंस में हमारा डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। पैरिमिडिन के सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस याद रखना भाई कि अगर डीएनए में हमारा थायमीन होगा और आरएनए में क्या होगा, यूरासिल होगा। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसको समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा थायमीन। इससे जस्ट रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि वह कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो कि आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है, वो क्या हो जाएगा हमारा, यूरासिल। क्लियर है। उसी बात देखो यहां पर जो है शुगर के सेल्स में अगर देखा जाए भाई, और ये भी कोई पूछ सकता है आपसे ना कि कौन सा जो है नाइट्रोजनस बेस है दोनों में कॉमन है, तो रेड से मैंने दिखाया है AGC, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये जो है आरएनए और डीएनए दोनों में क्या है, कॉमन है। अब जरा शुगर की बात अगर करें तो डीएनए में मैंने क्या बताया था भाई, डीएनए में जो है हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर होता था, जिसका कि फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, C5H10O4 लिखे थे। और इसमें जो है क्या पाया जाता है आपका, राइबोज C5H10O5 था, है ना। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए इस तरह से कि बताओ भाई इनमें से कौन सा कथन सही है, दे देगा आपको डीएनए एंड आरएनए बोथ आर सिमिलर इन द सेंस ऑफ प्यूरिन। उसके बाद दे देगा
DNA एंड RNA बोथ आर सिमिलर इन द सेंस ऑफ शुगर। गलत हो जाएगा ना भाई, प्यूरिन के सेंस में सही हो जाएगा, शुगर के सेंस में कहेगा तो गलत हो जाएगा। चलो भाई, यहां पर जो है फॉस्फेट अगर सेंस में अगर देखा जाए तो दोनों में जो फॉस्फेट है H3PO4 के रूप में ही है, दोनों में एक मिनट, चलो भाई यहां पर ध्यान दो। तो यहां पर जो नाइट्रस बेस है के बारे में अगर हम बात करें तो जरा सा यहां पर ध्यान से समझिए कि नाइट्रस बेस जो होता है भाई, इसमें जो पेयरिंग होता है, एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो थायमीन के साथ ही जुड़ेगा। यहां पर ध्यान देना है कि देखो भाई, ये हमारा यूनिवर्सल रूल है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर किसी का ये रूल है कि अपोजिट चार्ज होगा अट्रैक्शन होगा, अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। फिजिक्स में आप देखते हो, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे क्या हो जाएगा, विकर्षण होगा। नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाओगे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ये नियम हमारे बायोलॉजी में भी अप्लीकेबल होता है भाई। कभी भी अगर हम चाहेंगे कि प्यूरीन को प्यूरीन के साथ जोड़ दें, नेवर, कभी नहीं होगा भाई। अगर हम चाहेंगे कि पायरिमिडीन को पायरिमिडीन के साथ जोड़ दें, ये संभव नहीं है। मेल को मेल के साथ जोड़ोगे, संभव है क्या? फीमेल को फीमेल के साथ जोड़ोगे, संभव है क्या? अरे भाई, ये तो संभव नहीं है। और साथ ही साथ एक बहुत ही पवित्र रिलेशन में भी इस नियम को फॉलो किया जाता है भाई। माँ पिताजी है ना, पिताजी बेटी है ना, ये कितना पवित्र रिलेशन है ना, बेटा माँ कितना पवित्र रिलेशन है, भाई बहन कितना पवित्र रिलेशन है। लेकिन इस रिलेशन में भी आप इस नियम को पालन होते हुए देखोगे। माँ बेटे को ज़्यादा प्यार करती है और पिताजी बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। अपोजिट सेक्स है, आकर्षण है, बड़ा पवित्र रिलेशन है। खैर भाई, तुम लोगों के साथ होता होगा या नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि अगर कहीं फील्ड पर मार उड़ हो जाता था, लड़ाई झगड़ा होता था, अगर ये कंप्लेन पिताजी के पास पहुंचता था तो दुनिया का कोई ताकत बख्शने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि दुनिया का सबसे बदमाश लड़का अगर कोई धरती पर पैदा हुआ है तो मैं पैदा हुआ हूँ। लेकिन अगर मान लो कभी पिताजी स्कूल चले जाते थे है ना, और माँ अगर घर में रहती थी और कंप्लेन अगर माँ के पास जाता था तो एक बार ज़रूर माँ जो है की तरफ से जो है आरक्षण मिलता था। और माँ ज़रूर इस बात को कह देती थी कि तुम्हारे बेटा को मारा है, इसका मतलब जो है तुम्हारे बेटे ने गड़बड़ किया हुआ तब ना मारा है। इसको सींग तो निकला हुआ नहीं है कि जहाँ तहाँ ये हुलते रहता है। तो मैं उस समय ये बात नहीं समझता था कि भाई आखिर बात क्या है। बात यह है कि जहाँ अपोजिट सेक्स है वहाँ आकर्षण है, जहाँ सेम सेक्स है वहाँ विकर्षण है। ये बात तो बाद में जो है मुझे बहुत बखूबी पता चला भाई कि जब भी कंप्लेन करना होता था है ना, घर में भी अगर बड़ी बहन लोग थी उनसे अगर कहीं हो जाता था डसुम डासुम, तो जब कंप्लेन करना होता था जब भी पिताजी के पास जाते थे खुद मार खाते थे। लेकिन जब माँ के पास जाते थे तो माँ ज़रूर ये कह देती थी कि काहे बच्चा को जब तुम लोग परेशान करते हो तो रात भर दीदी को लगता था। तो ये बहुत, और आप लोग को भी मैं कहूँगा भाई कि जो मामला लोअर कोर्ट का हो उसको सुप्रीम कोर्ट में मत ले जाइए। माँ का दरबार है ना वो लोअर कोर्ट है, बाप का दरबार सुप्रीम कोर्ट है। जब हल्का फल्का केस हो, अगर मान लो कि कहीं कांटा चुभ जाए, हम लोग क्या करते हैं मागे माए, मतलब वो लोअर कोर्ट का मामला है। और किसी को अगर कपार पर डंडा खींच के दे दो या किसी को गोली लग जाए तो बाबू हो बाबू लोग चिल्लाता है, मागे माए नहीं करता। क्योंकि जब उतना प्रहार होता है ना तो दरबार है सुप्रीम कोर्ट और वो बाप का दरबार सुप्रीम कोर्ट है। तो ध्यान रखना, माँ का दरबार लोअर कोर्ट है और बाप का दरबार जो है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो चले यहाँ पर भी मैंने कहा अपोजिट में ही बॉन्डिंग होगा भाई।
प्यूरीन को जब भी हमें जोड़ना होगा तो ध्यान रखना है, प्यूरीन को जब भी जोड़ना होगा हमको जो है पायरिमिडीन के साथ जोड़ना पड़ेगा। भाई याद कीजिए, प्यूरीन को किससे जोड़ेंगे? पायरिमिडीन के साथ जोड़ेंगे। और किस बॉन्ड से जोड़ेंगे? ये जो बॉन्ड है यह है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो प्यूरीन के केस में मैंने बताया था, प्यूरीन क्या क्या है भाई? एडेनिन है और गुआनिन है, इसको है। और पायरिमिडीन के केस में जो है थायमिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा भाई, ध्यान से सुन लीजिए कि डीएनए के केस में ए को किससे जोड़ेंगे? टी से जोड़ेंगे। डीएनए के केस में ए को टी से जोड़ना है, अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना से जोड़ देना है। अगर ऊपर वाले ने ही जोड़ दिया तो हमको तुमको जोड़ने में क्या परेशानी है भाई? तो ए को टी से जोड़ना है और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेंगे। जबकि देखो सी और जी की बात थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं, उसको समझो गौर से। मान लो कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, दोनों एक दूसरे से बड़ी बना बेपनाह प्यार करता है भाई, करने दो, पहला बॉन्ड बना, ठीक है। लेकिन ये कमज़ोर बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कमज़ोर बॉन्ड होता है भाई। अब क्या किया, इस लड़के ने लोअर कोर्ट में मामला दिया, मदर के पास ले गया इस मामला को। माँ बड़ी प्यारी अच्छी बच्ची है, लड़की है, हमारे साथ ही पढ़ती है या हमारे साथ ही जॉब करती है ना, ज़रा उससे मिलो ना, अगर तुमको पसंद हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है ना, हम लोग से हम जॉब करते हैं। तो माँ का दरबार में केस हुआ भाई। माँ ने देखा अच्छा बेटा ऐसा बात है तो तुमको दिखाओ। माँ ने लड़की को देखा, लड़की पसंद आ गई। इधर गर्ल ने भी अपने माँ को कन्विंस किया, मम्मी जरा एक बार देखो ना, कहीं तो करवेन करोगी। तो जब ये माँ भी राजी हो गई, दोनों कितने बॉन्ड बन गए भाई? डबल बॉन्ड। थोड़ा सा रिलेशन में क्या हुआ? स्ट्रेंथ आया। अब दोनों ने मिल करके जो है माँ और बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। फादर का दरबार सुप्रीम कोर्ट का दरबार है भाई, मैंने बताया ना। अब यहाँ पर जो है इसने पिता को कन्विंस किया, इसने फादर को कन्विंस किया। और उसके पिता ने भी सोचा कि चलो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और देख रहा हूँ भाई सेम तरह का जॉब करता है, अच्छा हैंडसम सैलरी है, लड़का भी हैंडसम है, हमारी बच्ची के लिए कहीं तो मैं खोजूंगा ही, और बहुत बेहतरीन मतलब मिल रहा है भाई। अब क्या हो गया, कितने बॉन्ड बन गए भाई? ट्रिपल बॉन्ड। और जब ट्रिपल बॉन्ड बन गया, खुद भी राजी, माँ भी राजी, बाप भी राजी, तो क्या करिए दुनिया के काजी भाई। अब इस रिलेशन को कोई नहीं हटा सकता भाई। और तब ये दोनों क्या गुनगुनाता है, हम साथ साथ हैं, है ना। तो हम साथ साथ कब? डीएनए के केस में भी साथ और आरएनए के केस में भी साथ, सातों जन्म का साथ यहां पर जो रिलेशन बनता है भाई, ठीक है। तो साइटोसिन को गुआनिन के साथ हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डीएनए में भी ये साथ रहेगा और आरएनए में भी साथ रहेगा। तो ध्यान रखना भाई। कहोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है, आपने कहानी तो सुना दिया। देखो बाबू, क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, आपको जो है डीएनए के नाइट बेस का जो सीक्वेंस दिया रहता है। जैसे मान लो सीक्वेंस दे दिया आपको ए सी जी सी टी सी ए जी दे दिया। आपसे कहेगा बताओ इसका कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस क्या होगा। बस अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना से जोड़ने बताया है ना, ए को टी से जोड़ देना, सी को किससे जोड़ोगे? जी से। जी को किससे जोड़ोगे? सी से। सी को किससे जोड़ोगे? जी से। टी को किससे जोड़ोगे? ए से। सी को किससे जोड़ोगे? जी से। ए को किससे जोड़ोगे? टी से। जी को किससे जोड़ोगे? सी से। और इस तरह से ये तुम्हारा जो सीक्वेंस बना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस। ये तो डीएनए का केस में हो गया भाई। आरएनए के केस में हो सकता है ना, जैसे मान लो यहां पर तुमको दे दिया गया ए दे दिया गया, यू दे दिया गया, सी दे दिया, जी दे दिया। कहेगा बताओ भाई ए को किससे जोड़ोगे? ए को यू से जोड़ेंगे। ये शादी से पहले का रिलेशन है भाई, अक्षय कुमार का और उर्मिला से, है ना। ये केस है हमारा आरएनए का। और डीएनए का अक्षय को ट्विंकल से जोड़ना, ये दोनों याद रखना। और जी और सी तो ऑलरेडी है जुड़ा हुआ है ही, है ना। समझ में आई बात? ठीक है, इसको ऐसा ध्यान से रखना। तो समझ गए भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना।
उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, यानी याद ये रखना है, एडेनिन को थायमिन से जोड़ेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेंगे, साइटोसिन को गुआनिन से जोड़ेंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेंगे। और यहाँ पर जो है इसको जो है थोड़ा सा स्टार लगा लेना कि भाई यही डिफरेंस है। एडेनिन जब भी जुड़ेगा डीएनए के केस में थायमिन से जुड़ेगा, और आरएनए में जो है एडेनिन जो है किससे जुड़ेगा, यूरासिल से जुड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो भाई, एक है चारगॉफ्स रूल। चारगॉफ्स रूल क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन एंड टोटल नंबर ऑफ पैरिमिडीन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये कहता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है भाई कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरिमिडीन। अगर हम डीएनए के बारे में देखें, डीएनए का जो हेलिक्स है मैं आगे दिखाऊंगा इस स्लाइड के बाद, है ना, डीएनए को। तो डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं भाई वो एंटी पैरेलल होते हैं इस प्रकार से। और इस पर जो नाइट्रस बेस जो पाए जाते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रस बेस जो पाया जाएगा, है ना, वो जो है हमने क्या बताया आपको, अगर यहाँ पर ए रखोगे तो यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, टी रखना पड़ेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से रखना पड़ेगा भाई। अगर तुम यहाँ पर सी रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, जी रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मान लो कि तुम्हारा सी है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जी रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर तुम्हारा टी है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर तुम देखोगे तो जितने ए होंगे उतने ही तुम्हारे टी होंगे, और जितने जी होंगे उतने तुम्हारे क्या होंगे, सी होंगे। इसका मतलब हुआ कि ए और जी का जो सम होगा टी और सी के सम के बराबर होगा, जो कि चारगॉफ्स रूल कहता है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि डीएनए फॉलो चारगॉफ्स रूल। डीएनए जो चारगॉफ्स रूल का पालन करेगा, जबकि आरएनए के केस में आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है भाई वो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। तो जहाँ पर ये पेयरिंग होगा वहाँ पर तो ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन जहाँ पर अनपेयर्ड होगा वहाँ पर ये डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए डज नॉट फॉलो चारगॉफ्स रूल। ठीक है भाई, चलें आगे की बात करें हम लोग। देखो भाई, अब हम यहां पर तुमको दिखा रहे हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। जो चीज मैंने बताया है ना, वो सब चीज हम आपको यहां पर क्लियर दिखा रहे हैं। हमने कहा था ना कि एडेनिन और गुआनिन, ये देखो एडेनिन है और ये गुआनिन है, ये दोनों मैंने कहा कि ये क्या है, प्यूरिन है। और मैंने कहा था कि प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं भाई। एक देखो यहाँ पर हेक्सागोनल है, एक पेंटागोनल है। और पैरिमिडीन जो था हमारा एडेनिन, साइटोसिन, सॉरी ये जो है आपका जो है ये थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन किधर गया, यहाँ देखो थायमिन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना, हेक्सागोनल रिंग है, थायमिन हो गया। उसके बाद देखो साइटोसिन भी है, ये सिंगल है। और यूरासिल आपका यहाँ पर नीचे देखो है ना, तो ये जो है क्या है आपका हेक्सागोनल रिंग होता है। यानी पैरिमिडीन जो होते हैं हेक्सागोनल रिंग होता है, मैंने बताया था वहाँ पर आपको। यहाँ पर देखो एडेनिन और गुआनिन ये दोनों जो है हमारा प्यूरिन है। और ये प्यूरिन जो है मैंने कहा था कि जो प्यूरिन हमारे होते हैं ये हमारा जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक हेक्सागोनल होता है, दूसरा पेंटागोनल होता है। क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पर ये आरएनए में मैंने कहा था कि आरएनए जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं भाई, लेकिन डीएनए जो होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब डबल हेलिकल में देखो क्या होता है भाई, ये डबल हेलिकल जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि इस प्रकार से अगर हम इसको बनावें तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि अगर मान लो इसका ये 3 प्राइम है तो ये हमारा 5 प्राइम होगा, और ये अगर 5 प्राइम है तो ये हमारा 3 प्राइम होगा। जस्ट एक दूसरे का क्या है, ये रिवर्स है। कहने का मतलब हुआ अगर मान लो कि किसी का हेड अगर इधर है तो इसका हेड क्या होगा, इधर होगा। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। और अगर दोनों का हेड एक ही तरफ अगर हो जाए तो ये कहलाता है हमारा पैरेलल। तो डीएनए जो हेलिक्स होते हैं है ना, वो क्या होते हैं भाई, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। अगर यहाँ पर हमारा एडेनिन होगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, थायमिन होगा, और ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा।
अगर मान लो हम यहाँ पर साइटोसिन ग्वानिन दे दें, ये साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। देखो भाई, ये जो डीएनए हेलिक्स है, अगर हम इसका व्यास अगर जानना चाहें तो डीएनए हेलिक्स का जो डायमीटर होता है ये 20 एंगस्ट्रम होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीट टर्न, यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्न होगा एक कंप्लीट टर्न होगा, है ना। और इस कंप्लीट टर्न की जो लंबाई अगर हम देखेंगे, यहां से मान लो लेके यहां तक का कंप्लीट टर्न हुआ, इसकी लंबाई के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स के कंप्लीट टर्न की अगर लंबाई पूछी जाए तो बताओगे 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम जो है इसकी लंबाई होती है भाई। और यहां पर जो है ये जो कंप्लीट टर्न हुआ, इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, जो दिखाई पड़ रहा है ना, कितने होते हैं भाई, तो याद रखना 10 बेस पेयर है इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। अगर इस हेलिक्स का रेडियस अगर आपसे पूछा जाए तो जब डायमीटर हमारा 20 हुआ तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, 10 एंगस्ट्रम होगा। तो इस प्रकार से जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है ना, भी जो है आपको इस तरह से पूछे जाते हैं डीएनए हेलिक्स के बारे में भाई। और जो है नेक्स्ट जो है थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में भी हमने जो है यहाँ पर बताया है आपको कि डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स, सॉरी डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स जो होगा, है ना, डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स जो होता है भाई वो है हमारा 20 एंगस्ट्रम। जब डायमीटर जो 20 एंगस्ट्रम हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, 10 एंगस्ट्रम हो जाएगा ना। उसी प्रकार से मैंने कहा कि जो कंप्लीट लेंथ हुआ हेलिक्स का, इस तरह से मैंने बनाया भाई हेलिक्स ऐसा, है ना। तो ये जो कंप्लीट टर्न हुआ इसकी जो लंबाई हुई वो कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम मैंने बताया आपको। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। टर्म है हमारा रेप्लिकेशन, या रेप्लिकेशन बोलो भाई, या इसी को बोला जाता है डुप्लीकेशन। क्या बोलेंगे इसको, डुप्लीकेशन। तो रेप्लिकेशन बोलिए या डुप्लीकेशन बोलिए, है ना, इसका मतलब होता है कि ओल्ड डीएनए से, जो पुराना डीएनए है, उस पुराने डीएनए से नए डीएनए के बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भाई डुप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नए डीएनए से पुराने डीएनए से न्यू डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो कहलाता है रेप्लिकेशन, या इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, आरएनए से डीएनए का बनना। आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और इसका रिवर्स वर्क अगर हो जाए कि डीएनए से ही जब आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखना भाई, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब ही नहीं ट्रांसलेट इनटू हिंदी या इंग्लिश और संस्कृत, ये सब नहीं भाई। बायोलॉजी में ट्रांसलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। जब राइबोसोमल आरएनए के द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है कुछ न्यूक्लिक एसिड से डीएनए से रिलेटेड है कुछ हमारा क्वेश्चन था भाई, है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमने जो है यहाँ पर देखा। और कुछ जो है सेल से रिलेटेड है, ये आपका इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो पूछा जाता है भाई कि अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच की होती है ना। सबसे बड़ी कोशिका जो है ये एग ऑफ